हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यस्टरडे ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिविक्स का एक और पार्ट सॉल्व करेंगे जो आपके उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो लोग टीजीटी, पीजीटी, केबीएस जैसी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी तैयारी करते हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जो है 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था तथा राज्य में द्वैध शासन समाप्त करके जो है केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था और इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का भी प्रावधान किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थीं? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर जनरल को। ठीक है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थीं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो वो 14 दिनों के अंदर। ठीक है, यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 109 के 1 के अनुसार जो है धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा द्वारा जो है पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिश के लिए पारित किया जाता है, जिसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरकारी आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? तो केंद्र तथा राज्यों के मध्य। ठीक है, केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने तथा उनको जो है सुदृढ़ करने हेतु सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में जून 1983 में एक आयोग की गठन किया गया। आयोग ने जनवरी 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा। सरकारिया आयोग कब आया था इसको भी आप लोग याद रखिएगा, 1983 में, और अपनी रिपोर्ट जो है 1988 में सौंपी थी। अगला क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग एक कैसी संस्था है? तो राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के झ में राज्य वित्त आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है और व्यवस्था के अनुसार राज्य वित्त आयोगों का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। ठीक है, और राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 324। ठीक है, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है और 320 में क्या है? तो 320 में लोक सेवा आयोगों के कार्य से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भाग 9 में। ठीक है, भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध हैं और इसी संविधान के 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा अंततः स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने हेतु नहीं, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ जो है 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जो राजस्थान में पड़ता है यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य था विकास में जन भागीदारी एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? शिल्पकार यानी उसको बनाने वाला किसको कहा जाता है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी.आर. मेहता, बलवंत राय मेहता को। ठीक है, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार यानी शिल्पीकार बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। वर्ष 1957 में
भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो 1952 में आया था, तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा जो 1953 में आया था, इसके द्वारा किए गए कार्यों की जांच और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। और इस समिति ने जो है नवंबर 1957 में अपनी एक रिपोर्ट सौंपी, और रिपोर्ट में जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की गई थी, जो कि आगे चल कर के जो है पंचायती राज के रूप में जाना जाने लगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मसौदे के लिए गठित समिति के अध्यक्ष हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मसौदे के लिए गठित समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे के कस्तूरी रंगन। ठीक है, के कस्तूरी रंगन, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई थी 1986 की जगह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की गई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे के लिए गठित समिति के अध्यक्ष प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरी रंगन हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? तो भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई थी। इसमें अगर देखा जाए तो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा जो है हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया। उसके बाद 15 जुलाई 1947 को ही जो है हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा इसके अगले दिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इस विधेयक को जो है पारित कर दिया गया, और तत्पश्चात इस विधेयक को राजकीय स्वीकृति जो है 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई थी। यानी 4 जुलाई से लेकर के 18 जुलाई तक ये कार्यक्रम चला था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेडक्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। तो रेडक्लिफ लाइन सीमा किस देशों के बीच निर्धारित करती है सीमा रेखा? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। रेडक्लिफ लाइन भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण करती है, और उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच जो है 38वीं समानांतर रेखा है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, 38वीं समानांतर रेखा मिलान करने के लिए आ जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच 49वीं समानांतर रेखा, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, रेखा निर्धारण करती है। इसी प्रकार अगर देखा जाए भारत और चीन के बीच तो मैकमोहन। ठीक है, मैकमोहन। तो ये चारों दे देगा मिलान करने के लिए, ऐसे प्रश्न बना दिए जाते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 सूची दिया हुआ है, इसको मिलान करना है। तो सर्व शिक्षा अभियान कब आया था? तो सर्व शिक्षा अभियान आया था आपका 2001 में। तो ए में आपका हो जाएगा 3। साक्षर भारत अभियान कब शुरुआत की हुई थी? तो साक्षर भारत 2009। तो यहाँ पे बी में आपका 4 हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड तो ये आया था 1987 में। तो यहाँ पे सी में आपका 1 हो जाएगा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन आपका 1988 हो जाएगा, यानी डी में 2 हो जाएगा। तो 3, 4, 1, 2 किस में है आप लोग मिलान कर सकते हैं। 3, 4, 1, 2 आपका कोड नंबर डी में है। तो यहाँ पे कोड नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा। तो ये चारों ही महत्वपूर्ण है, कई बार मिलान करने के लिए पूछा जा चुका है। तो इन चारों को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु की नागरिकता की मान्यता आधार था। मान्यता का आधार क्या था? अरस्तु की नागरिकता की मान्यता का आधार क्या था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नैतिकता का विकास। ठीक है, अरस्तु यूनान का दार्शनिक माना जाता है, और नागरिकता की अवधारणा में अरस्तु ने जो है गुलामों को बाहर रखा था। अरस्तु को जो है राजनीति विज्ञान का पिता भी कहा जाता है, और अरस्तु की नागरिकता की मान्यता जो थी वो नैतिकता का विकास था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा? तो नागरिकता की अवधारणा में अरस्तु ने जो है गुलामों को बाहर रखा था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न पीजीटी की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का आदर्श समाज सर्वोदयी समाज था, जिसे उन्होंने संज्ञा दी थी।
गांधी जी का आदर्श समाज जो है सर्वोदयी समाज था। उसी सर्वोदयी समाज को उन्होंने क्या संज्ञा दी थी, ये प्रश्न पूछ रहा है आपसे। तो उन्होंने इस सर्वोदयी समाज को सामुद्रिक वृत्ति की संज्ञा दी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लैटिन शब्द मैंडेमस यानी परमादेश का उल्लेख मिलता है। परमादेश का अर्थ क्या होता है? परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। तो हम आदेश देते हैं, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भारतीय संविधान में इसका अनुच्छेद 32 में किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में संघीय सरकार की व्यवस्था नहीं है? प्रश्न में नहीं पूछा है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय सरकार है, बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया में संघीय सरकार है, बिल्कुल सही है। कनाडा में संघीय सरकार है, बिल्कुल सही है। फ्रांस में संघीय सरकार नहीं है, फ्रांस में जो है एकात्मक सरकार है। ठीक है, एकात्मक सरकार है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसमें प्रश्न में नहीं प्रश्न किया है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? अमेरिका में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो अमेरिका में न्यायाधीशों का कार्यकाल आजीवन होता है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन उनकी योग्यता का वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। न्यायाधीशों के योग्यता का वर्णन जो है संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन ये बताया गया है कि वहाँ के न्यायाधीशों का कार्यकाल जो होगा वो आजीवन होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भारत में संघवाद की स्थिति का पता चला? तो ये सरकारिया आयोग के रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए जो है 1983 में RS सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। और इस समिति ने जो है 1987 में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी थी। और इसी आयोग की रिपोर्ट से जो है भारत में संघवाद की स्थिति का पता चलता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य था निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना था। निशस्त्रीकरण से क्या आशय होता है? बिना हथियार से। ठीक है, बिना हथियार से बातचीत के द्वारा किसी समस्या को सुलझाया जाए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा।